हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आपकी डिमांड पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम 2020 के लिए, सीएचओ एग्जाम 2020 के लिए, राजस्थान एमपी सीएचओ एग्जाम 2020 के लिए हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। आज के इस वीडियो में हम आपको उन सभी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे जो कि इस सीएचओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी डिमांड पर हम जल्द से जल्द इस सीएचओ एग्जाम के रिगार्डिंग वीडियोस बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो अबाउट नेशनल इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत में आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिससे आपको इन हेल्थ प्रोग्राम्स को याद रखने में मदद मिलेगी। 1943 के अंदर बोर कमेटी आई थी जिसके चेयरमैन थे जोसेफ बोर। उन्होंने 1946 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हमें हेल्थ प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जिससे हम देश की जनता को अच्छी हेल्थ सेवाएं दे सकेंगे। उनकी इस रिकमेंडेशन के बाद ही हमारे देश में लगातार अलग अलग डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आए थे। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की, एनएमसीपी की, जो कि वर्ष 1953 में आया था। फ्रेंड्स, इन सभी प्रोग्राम्स को याद रखना सभी के लिए एक टिपिकल चीज है। सभी इसे अपनी अपनी ट्रिक्स के द्वारा याद रखते हैं। हमने भी इसे याद रखने के लिए कुछ सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने की कोशिश की है। आई होप ये चीजें आपको याद रहेगी। हम बात करते हैं सबसे पहले 15 अगस्त 1947 की। इस तारीख को तो आप जानते ही होंगे। इस दिन हम भारतीय ब्रिटिश शासन से आजाद हुए थे। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन के लगभग 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे के रूप में या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा लिखित संविधान लागू हुआ था। 1947 से पहले लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारा खून चूसा था और आजादी मिलने के करीब 6 साल बाद तक ये मच्छर हमारा खून चूस रहे थे। इन मच्छरों से निजात पाने के लिए उस समय की सरकार ने बोर कमेटी के रिकमेंडेशन को गौर करते हुए नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम बनाया 1953 में। यहां पर गौर करिएगा, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। मच्छर परेशान कर रहे थे तो उन्हें सबसे पहले कंट्रोल करना जरूरी था, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया 1953 में, आजादी के 6 साल बाद। उसके बाद जब थोड़ी सिचुएशन काबू में आने लगी तो हमने इस प्रोग्राम के लॉन्च करने के 5 साल बाद यानी 1958 में सोचा कि हमने अब मलेरिया को काफी हद तक काबू में कर लिया है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारत से मलेरिया को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाए, मलेरिया को ही खत्म कर दिया जाए। इस प्रयास के लिए भारतीय सरकार द्वारा नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम बनाया गया 1958 में, 1958 में। यहां पर है कंट्रोल प्रोग्राम। कंट्रोल करने के लिए 1953 में फिर सोचा कि कंट्रोल तो हो रहा है, क्यों ना इसे जड़ से ही खत्म कर दें, इरेडिकेट कर दें। तो 5 साल बाद 1958 में सरकार लेकर आई नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। लेकिन फिर क्या हुआ, 1958 के बाद से कोशिश करते रहे मलेरिया को इरेडिकेट करने की, लेकिन नहीं कर पाए। तो फिर सरकार ने सोचा अब हम थक चुके हैं, इसे पूरी तरह से इरेडिकेट तो नहीं किया जा सकता, तो हम ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम की, इस नाम की बेइज्जती ना हो, इस चीज से बचने के लिए उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम ही बदल दिया। उन्होंने इसका नाम रख दिया नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम, NAMP।
नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम NAMP, और ये काम किया उन्होंने 1999 में, 1999 में। फ्रेंड्स, यहां पर जो भी बात मैं कह रहा हूं उसका मतलब किसी भी तरह से किसी भी सरकार की या फिर भारत सरकार की नाकामी को पेश करना नहीं है। ये सब बातें सिर्फ इसलिए है कि आप इस चीज को, इस सीक्वेंस को याद कर सकें। 1953 में हमने मलेरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की आजादी के 6 साल बाद। फिर उसके बाद हमने सोचा हम इसको जड़ से ही उखाड़ फेंकते हैं, तो इरेडिकेशन प्रोग्राम लेकर आए 1958 में। लेकिन हम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो हमने इस प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया 1999 में, और इस अब से ये प्रोग्राम जाने जाने लगा नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, हमने बात की मलेरिया डिजीज के बारे में। अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के बारे में। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होने वाला डिजीज है। आजादी के कुछ समय बाद टीबी नामक रोग बहुत तेजी से फैल रहा था। काफी लोगों को इसके कारण तकलीफ उठानी पड़ रही थी, डेथ्स भी हो रही थी। रिसर्च जैसे आगे बढ़ा, टीबी को कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड्स आए, मेडिसिन आई। फिर सरकार ने 1962 के अंदर टीबी से रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम यानी NTCP 1962 में आया था। के बाद नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम यानी NTCP को रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में बदल दिया गया RNTCP in the year 1992। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में कुछ नई चीजों को इंक्लूड करके 30 साल बाद 1992 में रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम नाम दिया गया। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था to reduce TB in community at the level from which it is known not as public health problem। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कम्युनिटी के अंदर टीबी केसेस को, टीबी डिजीज केसेस को इतना कम कर देना कि यह पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रह जाए। इस नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे, नई चीजें डाली गई थी, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है डॉट्स या डॉट्स थेरेपी। 1993 में 1993 के अंदर डॉट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया एज अ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोटे रूप में बनाना या लॉन्च करना। अगर वो स्कीम सक्सेसफुल होती है तो फिर इसे पूरे देश में या बड़े लेवल पर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो 1993 के अंदर डॉट्स को एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। आइए डॉट्स के बारे में भी जान लेते हैं। डॉट्स का पूरा नाम होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, DOTS, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसे WHO द्वारा रिकमेंड किया गया था। डॉट्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिकमेंड किया गया था। ये एक टीबी कंट्रोल स्ट्रेटेजी है जो कि जिसे हम बेस्ट क्यूरेटिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। आपसे यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बेस्ट क्यूरेटिव मेथड फॉर टीबी, तो आपको बताना है डॉट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड डिजीज है लेप्रोसी डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस के बाद लेप्रोसी नामक रोग भी पुराने समय में एक बहुत ही घातक बीमारी के रूप में जाना जाता था। आइए जानते हैं लेप्रोसी डिजीज के बारे में, फिर इसे कंट्रोल करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। लेप्रोसी डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसे हम हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। लेप्रोसी डिजीज को हम हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया द्वारा होने वाला डिजीज है। भारत के अंदर इसे सोशल स्टिग्मा यानी कलंक के रूप में माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि
कुष्ठ रोग के रोगियों की जो स्किन होती है वो गल जाती है, सड़ जाती है, दिखने में बहुत भद्दे लगते हैं, स्मेल आती है। तो ये माना जाता था कि कुष्ठ रोग होने का कारण व्यक्ति द्वारा किए गए पुराने समय में कर्मों का फल है। इसे एक सामाजिक कलंक या सोशल स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सीएचओ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसे भारत में सोशल स्टिग्मा या सामाजिक कलंक के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है लेप्रोसी डिजीज को। लेप्रोसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, पता लगाने के लिए लेप्रोमाइन स्किन टेस्ट किया जाता है। लेप्रोसी डिजीज के ट्रीटमेंट में हम मल्टी ड्रग थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेप्रोसी का ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है। यदि एक ड्रग से लंबे समय तक पेशेंट को ट्रीट किया जाए तो बैक्टीरिया में उस पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ, ड्रग के खिलाफ रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। बात करते हैं लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम के बारे में। 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था, जिसे बाद में वर्ष 1983 में 1983 में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया। सबसे पहले बनाया गया 1955 में लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। फिर जब लेप्रोसी केसेस कंट्रोल होने लगे, लोग जागरूक होने लगे, तो फिर हमने सोचा कि इस लेप्रोसी डिजीज को इंडिया से कंप्लीटली इरेडिकेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस उद्देश्य से इस प्रोग्राम को बदल दिया गया नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में, और ये हुआ था 1983 के अंदर। इस प्रोग्राम के तहत हमारा उद्देश्य था कंट्रोल लेप्रोसी थ्रू अर्ली डिटेक्शंस एंड ट्रीट बाय डेप्सोन मोनोथेरेपी। हमने आपको जैसा कि अभी बताया, लेप्रोसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इरेडिकेशन उद्देश्य में, प्रोग्राम में यह उद्देश्य रखा गया कि हमने जो भी लेप्रोसी के केसेस हैं उनका अर्ली डिटेक्शन किया जाएगा, उन्हें जल्दी से पहचाना जाएगा और फिर उनका ट्रीटमेंट डेप्सोन मोनोथेरेपी के थ्रू करना है। के बाद हमारे देश की जनसंख्या और हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या दोनों ही हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में थी। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सभी लोगों को मूलभूत आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थी, तो स्वास्थ्य सेवाएं मिलना तो बहुत दूर की बात थी। इसी समस्या को ठीक करने के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1952। 1952 में इसे लॉन्च किया गया था। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताते हैं। वी आर सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर आबादी के मामले में आने वाला देश है। पहले नंबर पर है चाइना, और हमें लगता है कि कुछ दिनों में हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। सेकंड है इंडिया इज अ फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। भारत पूरी दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बावजूद आज भी हम हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को नहीं सुलझा पाए हैं। आपको नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का लोगो भी यहां दिखा देते हैं। ट्रायंगुलर शेप में, उल्टे ट्रायंगुलर शेप में मेल और फीमेल हैं, उनके गोद में एक बच्चा है। इसे हम नेशनल फैमिली प्लानिंग का लोगो कहते हैं। और इसके नीचे एक स्लोगन लिखा होता है, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन पर्पस ओनली। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे आप शॉर्ट में NHM के नाम से भी जानते हैं। और वर्ष 2013 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था।
ये वाली स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके CHO एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बात करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से इसको समझते हैं। वैसे इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो हमारे चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो पर जाकर कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। यहां पर एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 12 अप्रैल 2005 में NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था। उसका उद्देश्य था कि गांवों में जहां पर आबादी 50,000 से कम है, उन स्थान पर गरीबी में जी रहे सभी आर्थिक रूप से वंचित लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। 2005 में इसे लॉन्च करने के बाद जैसे जैसे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया तो अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हुए। तो फिर सरकार ने सोचा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा, क्यों ना इस प्रोग्राम के रिजल्ट्स इतने बेहतर हैं तो क्यों ना इसे हम शहरों में भी अप्लाई कर दिया जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1 मई 2013 को 1 मई 2013 को नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, शहरी क्षेत्र का नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को लॉन्च किया। इसमें 50,000 जिन स्थानों पर आबादी 50,000 से ऊपर है और वहां पर रहने वाले लोग जो कि गरीबी तबके से बिलोंग करते हैं, उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराने के उद्देश्य से NUHM को लॉन्च किया गया। जैसे ही इस NUHM को लॉन्च किया गया तो सरकार ने इन दोनों प्रोग्राम्स को कंबाइन करने के लिए एक सेंटर में बड़ा प्रोग्राम बना दिया, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे आप NHM के नाम से जानते हैं। वर्ष 2013 में इसको लॉन्च किया गया। अब इस NHM के अंतर्गत ही NRHM और NUHM को इंक्लूड कर दिया गया। NAHM हेड है और इसके दो सबऑर्डिनेट हैं, NRHM और NUHM। अब जो नेशनल हेल्थ मिशन था उसका उद्देश्य क्या है, फाइनल अब सुन लीजिए आप। टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, इफेक्टिव एंड रिलायबल प्राइमरी हेल्थ केयर एंड टू इंप्रूव द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इसके दो मेन उद्देश्य हैं। सबसे पहला कि सभी लोगों को जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो रिलायबल, इफेक्टिव और एक्सेसिबल मतलब आसानी से उपलब्ध हो सके। और दूसरा है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करना। तो फ्रेंड्स, ये है शॉर्ट एंड स्वीट में, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में आया था, जिसे आप शॉर्ट में UIP के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये 1978 में आया था, जिसे आप शॉर्ट में EPI के नाम से भी जानते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। EPI को WHO के द्वारा 1974 में लॉन्च किया गया था और भारत में यह आया था 1978 के अंदर। इस पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, भारत में 1995 में लॉन्च किया गया था। और आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि फर्स्ट राउंड ऑफ PPI प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1995 को। भारत में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का पहला राउंड 9 दिसंबर 1995 को शुरू किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन प्रोग्राम 1954 में 1954 में शुरू किया गया था। इस स्लाइड का लास्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, 1976 में शुरू किया गया था। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। लेट्स टॉक अबाउट द फाइलेरिया डिजीज। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वर्ष 1955 में शुरू किया गया था फाइलेरियासिस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। आइए जानते हैं फाइलेरिया डिजीज के बारे में। फाइलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज है। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि
भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हुए उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं देते, ऐसे जीवों को हम पैरासाइट कहते हैं। तो फाइलेरियासिस एक पैरासाइटिक डिजीज है। ये स्प्रेड होता है किसके द्वारा? मॉस्किटो बाइट के द्वारा, मच्छरों के द्वारा फैलने वाला डिजीज है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है। फाइलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसे आप साधारण भाषा में एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं। एलिफेंटियासिस या फिर इसे फील पांव या फिर हाथी पांव रोग कहा जाता है, क्योंकि इस डिजीज के अंदर पर्सन का या फिर पेशेंट का जो पांव है हाथी के पैर की तरह फूल जाता है, सूज जाता है। इसके अंदर एडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पांव में एडिमा हो जाती है, जिसके कारण पर्सन का पैर हाथी के पांव की तरह फूला हुआ दिखाई देता है। इस डिजीज के अंदर पर्सन के जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें भी सूजन आ जाती है और पेशेंट की कंप्लीट बॉडी पेन करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की, जो कि पूछा जा सकता है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को 1987 में लॉन्च किया गया था। टू इंप्लीमेंट दिस प्रोग्राम इन द ईयर 1992 NACO was formed। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए 1992 में 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था, जिसे हम नैको के नाम से जानते हैं। आज भी आप देख लीजिएगा 1 दिसंबर को जब एड्स दिवस मनाया जाता है तो कहीं ना कहीं से आपने सोशल मीडिया पे नैको वर्ड जरूर सुना होगा। नैको का पूरा नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1992 में की गई थी, क्योंकि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को अच्छे तरह से इंप्लीमेंट करवाने के लिए। HIV या एड्स डिजीज के बारे में हम जानते हैं। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये डिजीज HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। एड्स डिजीज में कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में एलाइजा टेस्ट करवाया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एड्स डिजीज के अंदर पर्सन की जो बॉडी की एबिलिटी होती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वो कम हो जाती है। एड्स डिजीज में HIV वायरस पर्सन के शरीर में आता है और डिजीजेस से लड़ने की जो पावर होती है, शरीर की कैपेसिटी होती है, इम्यूनिटी होती है, उसे खत्म कर देता है और पर्सन फिर दूसरी बीमारियों से ग्रसित होकर उसकी डेथ तक हो सकती है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नेक्स्ट है NMHP यानी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। कब स्टार्ट किया गया था? इन द ईयर 1982 में 1982 के अंदर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था मानसिक रोगियों को उचित देखभाल व ट्रीटमेंट दिलाने के लिए। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसे हम पॉपुलरली RCH1 के नाम से जानते हैं। ये आया था 1997 में। इन द ईयर 1997 1997 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च किया गया था। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH सेकेंड 2005 में लॉन्च किया गया था। इन द ईयर 2005 RCH सेकेंड वॉज लॉन्च्ड। इसके अंतर्गत JSY यानी जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को सम्मिलित की गई थी। नेक्स्ट, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम CSSM 1992 में आया था। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे तो इस पे हम वीडियो जरूर बना देंगे। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक को हमारे द्वारा पढ़ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। RMNCH+A का पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। ये वर्ष 2013 में आया था, 2013 में आया था।
नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को आया था, 25 ऑफ दिसंबर 2014 को। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK 11 अक्टूबर 2011 को आया था, सॉरी 1 जून 2011 को आया था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को आया था। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम NCCP, 1975 से ये प्रोग्राम चल रहा है। देश में कैंसर को कंट्रोल करने के लिए 1975 से सरकार कार्यक्रम चला रही है। तो एवरीवन, ये थे हमारे आज की वीडियो के अंदर इंक्लूड किए गए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। इस CHO एग्जाम में हमें ऐसा लगता है इन सभी बताए प्रोग्राम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो बचे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इस एग्जाम के लिए वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे जाते हैं, सभी बातें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।